हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है? अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर। दिख रहा है ना सबको? सो एक राउंड टेबल कवर है, उसमें डिजाइन है, जैसा कि अभी बुक में आपको दिख रहा होगा। डिजाइन जो है उसका शेप क्या है, उसको क्या बोलेंगे? वो सेक्टर है, सेगमेंट है, कॉर्ड है, क्या है वो जो रीजन है वो क्या है एक्चुअल में? सेगमेंट है। कॉर्ड तो एक लाइन होता है ना, एक लाइन सेगमेंट को कॉर्ड बोलते हैं। तो वो जो डिजाइन आपको बना हुआ दिख रहा है एक्चुअली वो क्या है? एक सेगमेंट है। और वो कितने सेगमेंट्स है उसमें टोटल? 6। तो 6 सेगमेंट्स है। आपको वो पूरे डिजाइन का जो है एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के बाद रेट गिवन होगा। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकालेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिलेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं समझाने के लिए एक बार फिर से वो टेबल कवर का डिजाइन बना देता हूं, और इसके बाद इस तरह के शेप में है। और ये हो गया वो डिजाइन वाला रीजन, ये हो गया सर्कल का सेंटर। सपोज इसको ओ कंसीडर करते हैं, ठीक है? ओके, सो अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? और उसके लिए आपको ये सेक्टर एंगल पता होना चाहिए। तो सेक्टर एंगल पता है क्या? डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आप निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, क्योंकि कितने सेक्टर बन रहे हैं इसमें? टोटल 6। तो 360/6, उससे आपको सेक्टर एंगल मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? तो थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। तो सेक्टर एंगल बन गया 60 डिग्री। क्लियर ये चीज? इसका मतलब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, सपोज इसको हम ट्राइंगल AOB मार्क करते हैं, ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री। ठीक है, और उसमें एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ओके, अब रेडियस की बात करते हैं। तो रेडियस गिवन है क्या इस टेबल क्लॉथ का? 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मेंशन है आर रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल डिजाइन का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन is equals to 6 times area of segment। मैंने क्या लिखा है? 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि टोटल 6 सेगमेंट बन रहे हैं ना, इसलिए एक का निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। और एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है। सेक्टर मतलब ये पूरा पूरा रीजन, और उसमें से ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया मिलेगा। क्लियर? सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर? √3/4 a², क्योंकि यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसी का फॉर्मूला √3/4 a मतलब यहां r है, जो साइड है वो रेडियस के इक्वल है, इसलिए r², ये लिख देता हूं। क्लियर सबको यहां तक? फर्दर कैलकुलेशन के लिए एक काम करते हैं, हम r² वाली टर्म कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल लेते हैं। r² मैंने बाहर निकाल लिया। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 60/360। पाई की वैल्यू मेंशन है क्या? कितना पुट करना है? पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे पाई के प्लेस पे? 22/7 माइनस √3 की वैल्यू मेंशन है, कितनी पुट करनी है? 1.7 डिवाइडेड बाय 4। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? अब r की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 6r रेडियस कितना गिवन था? 28, तो ये हो जाएगा 28²। यहां पर ये 60 और 360 कटेगा, 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 2 3 जा 2, 11 जा। तो एक्चुअली ये जाएगा 11/21 माइनस 1.7/4 को हम 70/40 ऐसा लिख सकते हैं ना, तो वो लिख देता हूं। ठीक है,
चेक करो करेक्ट है ना। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा ठीक से, तो कैसे करना ज्यादा इजी होगा वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक ब्रैकेट ओपन कर देना चाहिए क्या। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 6 into 28 into 28 into 11 डिवाइडेड बाय 21 ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में -6 into 28 into 28 into 17 डिवाइडेड बाय 40 ये हो जाएगा। तो 3 7 जा और 3 2 जा, 7 1 जा, 7 4 जा, ऐसा होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो 2 4 सा 8, 8 और 11 ये हो जाएगा 88 इंटू 28 ये टर्म आएगी। माइनस यहां पर देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स कट रही है। तो 4 से तो कट जाएगा, 4 10 सा और 4 7 सा 28, और बाकी हम कट नहीं करते, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6 7 सा 42 इंटू 28 इंटू 17 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 10। अब आपको थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में मेहनत करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करके बताओ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन क्या है। ठीक है, कौन से पार्ट का, किसमें। ये कितना रहा, 2444। हाँ, क्या पूछ रहा है बता। 88 इंटू 28 ये प्रोडक्ट गलत निकाला है, 2464 ये आएगा, चेक करना। 2464 आएगा। ठीक है, सेकेंड जो प्रोडक्ट है यहां पर न्यूमरेटर 42 इंटू 28 इंटू 17, ये प्रोडक्ट आएगा 1992 डिवाइडेड बाय 10। फर्दर जब पॉइंट में निकालोगे तो 2464 माइनस 1999.2 ये आएगा। क्लियर करके देखना एक बार इसको। और जब डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 464.8। ठीक है, 464.8 ये आएगा डिफरेंस। फोर सिक्सटी फोर आएगा, 463 आएगा। 2464 माइनस आंसर। हाँ, 464.8 यहां तक आया क्या सबका। ये क्या निकला है अभी, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। अभी हमको क्या निकालना है, रेट, टोटल कॉस्ट निकालना है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट। तो अभी हमने एरिया का कैलकुलेशन कर लिया था, 464.8 इंटू रेट कितना गिवन है, 0.35। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.35 इंटू 10, ये प्रोडक्ट आएगा 162.68। तो ₹162.68 ये होगा टोटल कॉस्ट, फाइनल आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आप लोगों को इसमें करना पड़ेगा। पॉइंट में गिवन है टर्म्स, तो आपको वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ब्रैकेट में एलसीएम लेके, हाँ हो सकता था यहीं पर ना, मैं वैसे ही सोच रहा था पहले। ठीक है, हो गया सबका ये। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आप लोग सब पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। कॉमन निकाला, बाद में फिर ब्रैकेट ओपन कर दिया। एक्चुअली वो जबरदस्ती के यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मैंने बढ़ा दिया है, जैसा था वैसे ही पुट कर देता तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या लिखा हुआ है। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री
ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा होता है ये पूछ रहा है। अब इसमें थीटा की जगह पे क्या ले रहा है, पी, और रेडियस क्या ले रहा है, कैपिटल आर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये होना चाहिए P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, देखो कोई सा नहीं। हाँ, सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन डी मैच करेगा। ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे तो P अपॉन 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 वन सा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 360 टाइम्स में। तो ये सेम रिजल्ट देगा, P अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। क्लियर? तो ये होगा करेक्ट आंसर। किसी को कुछ डाउट तो पूछ लो। ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, एक और कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो उसको ना हम लोगों को एक बार करना है। उस बीच में अगर आपके स्कूल्स में कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं केस स्टडी वाले, कुछ क्वेश्चन बैंक देते हैं, तो वो ले आना। अदरवाइज मैं अपने पास, मेरे पास जो डेटा है उसमें से मैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, ओके। सो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कैटेगरी में एक्सरसाइज 12.3 ये है ना, डिलीटेड है? अच्छा ठीक है, ओके। तो आई थिंक सर्कल्स यहां पर एंड हो गया है। नेक्स्ट अब देखो कौन से चैप्टर्स करने हैं। प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी किसके किसके में आ रहा है एग्जाम में, इतने लोगों के, तुम लोगों का 1 से 7। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसके में आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ लोगों के में आ रहा है। और इन दोनों के अलावा और कोई चैप्टर जो आ रहा है और मैंने नहीं करवाया, सर्कल्स। ठीक है, ये बहुत कम है एक ही स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसको अकेले में करवा दूंगा ये वाला चैप्टर। बाकी लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, एक क्लास का चैप्टर है। ठीक है, केवी वालों का कब है मैथ्स का एग्जाम, मैथ्स कब है वैसे? आज कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, पढ़ लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि स्कूल के एग्जाम के पहले जो तुम लोगों के आने वाले चैप्टर है ना, उसके और क्वेश्चंस करवा लूं। ठीक है, क्योंकि सबको बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा ना हमको। ओके, सो प्रोबेबिलिटी एक बार जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, कौन से पेज में है प्रोबेबिलिटी? 295। ओके, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर क्या, एक बार बोलना। तो क्लास 9th में भी आप सभी ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा था, सबने पढ़ा था। क्लास 9th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था वो अलग प्रोबेबिलिटी थी, क्लास 10th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वो अलग है। अब दोनों प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है समझना। प्रोबेबिलिटी को डिफरेंट मैथमेटिशियन ने अलग अलग टाइम लाइन पे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, जिसमें दो अप्रोच सबसे ज्यादा यूज की गई। पहली अप्रोच थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और दूसरी अप्रोच थी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आप 9th में पढ़ते थे। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, मैं एग्जांपल से बताता हूं। अगर आप एक कॉइन को 10 बार टॉस कर रहे हैं जिसमें 9 बार हेड आ रहा है, तो 11वीं बार टॉस करने पे हेड आने का चांस कितना होगा, 9/10 होगा। क्लियर ये चीज, ये है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि अगर एक कॉइन है
उसमें दो चांसेस है, एक हेड का और टेल का, तो दोनों के आने का चांस 50-50 होगा, मतलब हेड आने का चांस क्या होगा 1/2 50%। तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और दूसरा वाला क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो पास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अब आगे ज्यादातर यूज होती है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में एक अजम्पशन लेके हम चलते हैं कि सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स है। अभी जो मैं हो सकता है टर्मिनोलॉजी और वर्ड यूज कर रहा हूं आप लोगों के लिए नए हो, तो मैं उसको एक बार फिर से पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम है, हम ये कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये अप्रोच, दोनों तरह की अप्रोच। यूजुअली थियोरेटिकल पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो सबसे पहला जो टर्म होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिखते जाओ, खाली वर्ड लिखते जाओ, मैं उनको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें एक से ज्यादा आउटकम होगी। फॉर एग्जांपल रोलिंग ए डाइस इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर ये चीज, उसके आउटकम क्या आएंगे हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब इस एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म होने के बाद हमको कुछ आउटकम मिलेंगे, और वो जो आउटकम का कलेक्शन होगा उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो दूसरा टर्म लिखो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम्स का कलेक्शन, जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ उसके आउटकम का कलेक्शन। तो अगर हमारा एक्सपेरिमेंट है रोलिंग ए डाइस, तो आउटकम्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स होंगे, और इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा करके। ठीक है ये चीज, और कैपिटल एस यूजुअली ये नोटेशन यूज किया जाता है सैंपल स्पेस के लिए। ठीक है, इसके बाद सैंपल स्पेस के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, इवेंट। इवेंट, इवेंट मतलब वो हमारा ऑब्जेक्टिव है जिस चीज की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा एक्सपेरिमेंट है डायस को रोल करना, और उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इवन नंबर आना हमारे लिए इवेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मैंने बोला मैं डायस को रोल कर रहा हूं, 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा इवेंट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये हो गया इवेंट। अब इवेंट में अलग अलग टाइप्स होते हैं, इवेंट के, इवेंट्स के भी टाइप होते हैं। इवेंट के टाइप क्या क्या होते हैं उसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताता, लेकिन एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में बताता हूं। एक होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट अगर मैंने बोल दिया कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो सिर्फ एक एलिमेंट है हमारे इवेंट में, वो है 1, तो उसको बोलेंगे सिंपल इवेंट। 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वो भी क्या है सिंपल इवेंट। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इवन नंबर इसमें 3 है, तो वो क्या हो जाएंगे कंपाउंड इवेंट हो जाएंगे। तो एक हो गया सिंपल इवेंट, दूसरा क्या हो गया कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अच्छा ये जो सिंपल इवेंट है इनको एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया, अब इधर समझना, इवेंट ए, इवेंट को भी नाम दे रहे हैं, इवेंट ए, इवेंट ए अगर मैंने लिखा गेटिंग 1, गेटिंग 1, समझ रहे हो? तो ये इसको एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं या फिर सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट, ये भी वर्ड याद रखना, यूज होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई दूसरा इवेंट है बी, गेटिंग 2, गेटिंग 2, तो ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है। सी गेटिंग 3 4, गेटिंग डी गेटिंग 4 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज? तो थ्योरेटिकल अप्रोच में हर एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कितना होगा, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहां पर 1/6। आपने कैसे निकाला? आपने निकाला जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी उसमें कितने एलिमेंट है, तो आपने देखा एक एलिमेंट, और टोटल कितने ऑप्शंस है हमारे पास 6, तो 1/6। क्लियर हुआ ये चीज? इसको लिखते कैसे? इसको लिखते हैं इस तरह से, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। अब इस नोटेशन का मतलब समझना, n ऑफ a मतलब जो जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उस इवेंट में कितने एलिमेंट है 1, तो n ऑफ a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट, डिवाइडेड बाय n ऑफ s मतलब उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है 6।
तो ये इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली। क्लियर हुआ ये चीज? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब अगर आप अपनी बुक में देखोगे, पेज नंबर 297 ओपन करना सारे बच्चे, पेज नंबर 297 ओपन किया सबने? इसमें बीच वाला जो लाइन है ना, जिसमें फॉर्मूला लिखा पी ऑफ ई का, दिख रहा है पी ऑफ ई, उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। वो ई जो है वो इवेंट है, कोई भी इवेंट हो सकता है। और फॉर्मूला क्या लिखा है देखो सामने पढ़ो, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब कितने बार वो इवेंट हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितने बार हमने उसको ट्राई किया। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का या एक्सपेरिमेंटल का? सोच के बताओ। ये एक्सपेरिमेंटल का है, क्योंकि हमने कितने बार किया और कितने बार आया। तो ये फॉर्मूला पहले हम 9th में पढ़ते थे, इस बार ये यूजफुल नहीं है। नीचे जो फॉर्मूला लिखा है सबसे बॉटम में बोल्ड लेटर्स में, जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोल्ड करके लिखा हुआ है, उसमें फॉर्मूले में क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, मतलब वही इवेंट ई के अंदर कितने एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इन दैट एक्सपेरिमेंट, मतलब उस एक्सपेरिमेंट में कितने आउटकम हुए, पॉसिबल आउटकम। समझ में आया? जो मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है वही चीज उसने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी। सबको क्लियर ये चीज? ओके। अब इसके बाद कुछ और चीजें जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, बट वो यहां पर प्रॉपरली गिवन नहीं, वो समझ लेते हैं। देखो, इवेंट के टाइप अलग अलग होते हैं, कुछ ही मैंने आपको बताया, एक तो सिंपल बताया, दूसरा कंपाउंड बताया। ऐसे भी इवेंट होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। समझ रहे हो? अगर मैंने एक डायस को थ्रो किया और मैंने इवेंट डी डिफाइन किया, इवेंट डी है गेटिंग 10, ये मेरा इवेंट ई है, गेटिंग 10, तो कोई आउटकम 10 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उनको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। समझ में? ये भी एक इवेंट का टाइप है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्लियर ये चीज सबको? एक और टाइप होता है जिसको बोला जाता है, ये वर्ड लिख लेना, इम्पॉसिबल इवेंट, या नोट करके लिख लो आप लोग, नोट करके लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, probability of impossible event is equal to 0। ठीक है? अब इम्पॉसिबल इवेंट का जस्ट अपोजिट एक और इवेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, इम्पॉसिबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 0, वो इम्पॉसिबल। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको बोलेंगे श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ठीक है? श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उनको श्योर या सर्टेन इवेंट बोला जाता है। नोट करके लिख लेना अपने वर्ड्स में। ठीक है? ये 1 मार्क के लिए आते हैं इन सबके एमसीक्यूज। ठीक है? अब जैसे अगर एग्जांपल देना है तो कैसे देगा? सपोज रोलिंग ए डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7? दैट इज 1। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो लेस देन 7, सारे नंबर लेस देन 7 है, मतलब ये इवेंट क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर ये चीज सबको? ओके, ये हो गया। अब और भी कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। देखो इधर ध्यान से समझना, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए। अरे गुंजेश बात मत कर, चुप रहे एकदम, इधर सामने ध्यान दे। P ऑफ ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। अगर P ऑफ ए यहां पर मैं डैश लगा दूं तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस ऑफ इवेंट ए। समझ में आया कि नहीं? जस्ट अपोजिट, उस स्टेटमेंट का अपोजिट। ठीक है? मतलब कि अगर आज बारिश होने का चांस 10% है तो बारिश नहीं होने का चांस कितना होगा? 90%। तो बस वही उसी टाइप की स्टेटमेंट है। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी होगी? 0.2 है तो नहीं होने की कितनी होगी?
0.8 होगी। समझ में आया कि नहीं? 0.2 पर 0.2 मतलब एक्चुअली 20%, 0.8 मतलब क्या होता है 80%। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ठीक है, तो इससे एक और स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश दैट इज इक्वल टू 1। ये नोट कर लो, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और कई बार इस ए डैश को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट ए भी लिखा जाता है। ठीक है, हाँ बोलो। क्वेश्चन पेपर में नहीं, वो डैश कई बार मेंशन नहीं करता है, वो नॉट ए वर्ड यूज करता है ज्यादातर। और ऐसा नहीं पूछेगा कि वो सिंबॉलिकली पूछेगा, वो स्टेटमेंट में पूछेगा कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस टाइप्स का पूछेगा। वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा वो। क्लियर? जब क्वेश्चन आएगा वो क्लियर हो जाएगा। ये हो गया सबको? ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें मैं आप लोगों से सैंपल स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। यूजुअली जो एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी में आपके एग्जाम अभी बुक में है, वो 3-4 तरह के ही एक्सपेरिमेंट है। पहला तो क्वाइन को टॉस करना, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार इस टाइप के। ठीक है, एक क्वाइन को, 2 क्वाइन को, 3 क्वाइन को, इस टाइप का भी है। ठीक है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, डायस को रोल करना, 1 डायस 2 डायस 3 डायस इस टाइप का। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, कार्ड्स को सेलेक्ट करना, कार्ड्स का स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या होगा। तो अगर मान लो हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, हेड और टेल। समझ में आ गया? अगर एक क्वाइन को 2 बार टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे ये बता दो। अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो कितने पॉसिबल आउटकम होंगे? हाँ, अभी देखो यहीं पर कंफ्यूजन होता है, तो समझ लो। पहले बार टॉस किया तो आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, क्या? हेड या फिर टेल। फिर दूसरे बार टॉस किया तो हेड के बाद हेड या हेड के बाद टेल, टेल के बाद हेड या फिर टेल के बाद टेल। तो कितना बन गया? ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया? 4। तो 4 पॉसिबल आउटकम होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप एक क्वाइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो एच एच, पहला भी हेड दूसरा भी हेड, पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, या पहला और दूसरा दोनों बार क्या आ गया? टेल। ऐसा 4 पॉसिबल आउटकम होंगे। समझ में आया ये चीज सबको? अगर एक क्वाइन को 3 बार टॉस करेंगे तो कितने आउटकम होंगे? और कोई? हाँ, आंसर 8 करेक्ट है। देखो इधर कैसे, यहां पर हमने 2 बार किया था तो ये इस तरह का आया था, अब तीसरी बार फिर करेंगे तो क्या होगा? पहला हेड दूसरा हेड फिर से तीसरा हेड आ गया, या पहला हेड दूसरा हेड और तीसरा क्या आ गया? टेल। पहला हेड दूसरा टेल और तीसरा हेड और उसके बाद फिर तीसरा टेल। समझ रहे हो ना? फिर ये हेड और फिर क्या हो जाएगा? टेल। फिर ये क्या हो जाएगा? हेड और फिर क्या हो जाएगा? टेल। तो टोटल ऑप्शन क्या होंगे? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। समझ रहे हो? इसको लिख रहा हूं अरेंज करते हुए। तो ये हो जाएगा एच, ऑप्शंस बताओ। फर्स्ट वाला क्या होगा? एच एच एच। सेकेंड बोलो? एच एच टी थर्ड, एच टी एच फोर्थ, एच टी टी फिफ्थ, टी एच एच नेक्स्ट, टी एच टी नेक्स्ट, टी टी एच, लास्ट इज ट्रिपल टी। ठीक है, ये पॉसिबल आउटकम होंगे। अब अगला पूछ रहा हूं, मान लो एक कॉइन को 4 बार टॉस किए तो बताओ, तो कितने होंगे? 16। एक कॉइन को 10 बार टॉस किए तो बताओ? नहीं। और कोई? हाँ, करेक्ट, 2 रेज टू पावर 10। ये ना क्या है, देखो 2 रेज टू पावर 2 नहीं, इसको ऐसा लिखना चाहिए, x रेज टू पावर n। यहां x का मतलब है एक बार कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो कितने आउटकम है, और n मतलब उसको कितने बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर हम एक बार क्वाइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम है? 2, और उसकी पावर n मतलब जितने बार उसको रिपीट कर रहे हैं। अगर हमने एक ही बार किया तो 2 आउटकम आएंगे, 2 रेज टू पावर 1। अगर हमने 2 बार किया तो 2 रेज टू पावर 2 मतलब कितने आउटकम आएंगे? 4। अगर हमने 3 बार किया तो कितने आएंगे? 2 रेज टू पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा? 8। 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8 होगा ना। अगर हमने 4 बार किया मतलब 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16।
तो ये इस फॉर्मूले से बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज? अब आते हैं कि अगर मान लो हम डाइस को रोल कर रहे हैं एक बार, तो कितने आउटकम होंगे? डाइस के एक बार में रोल करने पे कितने आउटकम होते हैं? 6। तो 6 raised to power 1 मतलब 6 आउटकम होंगे। अगर एक डाइस को 2 बार रोल करेंगे तो कितने आउटकम होंगे? 6 raised to power 2 दैट इज 36। 3 बार रोल करेंगे तो 6 raised to power 3 जो भी आएगा 216। क्लियर हुआ ये चीज? तो इससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे अगर एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो। क्लियर हुआ ये चीज? खैर ये कंसेप्ट ज्यादा यूज नहीं होगा आप लोगों के में, लेकिन छोटे एग्जाम्पल में जैसे कि कॉइन्स वाले में तो यूज होगा, और डाइस वाले में मेरे ख्याल से 2 या 3 थ्रो तक है। 3 तक है कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं कंडीशन थोड़ा सा घुमा रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला? कॉइन को एक बार टॉस, 2 बार टॉस, 3 बार टॉस। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो क्या होंगे आउटकम? कैसे बता? 2 कॉइन को एक साथ एक बार टॉस करें, आंसर इज 4। कैसे 4? उसका मतलब यही होगा, समझ रहे हो कि नहीं? समझो यहां पर एक आपके पास 1 रुपए का क्वाइन है, एक आपके पास 2 रुपए का क्वाइन है। आपने दोनों को टॉस किया, दोनों को टॉस किया तो क्या क्या ऑप्शन बनेगा कि एक में भी हेड आ गया, 2 वाले में भी हेड आ गया, एक वाले में हेड आया, 2 वाले में टेल आया, एक वाले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, या फिर दोनों में टेल आ गया। समझ में है कि नहीं? तो कितने आउटकम्स बनेंगे? टोटल 4। तो अगर 2 क्वाइन को एक साथ टॉस करे या एक क्वाइन को 2 बार टॉस करे, दोनों का मतलब सेम ही होगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए कि नहीं ये चीज? जो सैंपल स्पेस है, ऑल पॉसिबल आउटकम है, वो एक जैसे बनेंगे। क्लियर? ओके। सिमिलरली डाइस के साथ भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड फंडामेंटल थे। मैंने क्वाइन और डाइस वाला कर लिया। एक और इंपॉर्टेंट बच गया, कार्ड वाला। तो कार्ड का सब आपको सिस्टम पता होना चाहिए। कौन कौन खेला है ताश? लगभग सब। बाकी लोगों को नहीं पता क्या? अच्छा, पता है, स्ट्रक्चर पता है ना? अच्छा, पूछ लेता हूं मैं। चलो बताओ, कितने सूट्स होते हैं? सूट्स। अच्छा, कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। सूट्स मतलब क्या बोलते हैं उसको? नहीं, जो उसका शेप होता है ना, जैसे कि एक होता है हार्ट, डायमंड, दूसरा क्या होता है? हार्ट, और तीसरा क्या होता है? ये वाला हो गया। और ये क्या होता है? ऐसा काला पान। हाँ, ये हो गया। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? सूट्स बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, ये ईट, पान, छिड़ी और काला पान बोलते हैं। हुकुम, हाँ। ठीक है, लेकिन ये सूट्स, इनको सूट्स बोला जाता है। 4 कैटेगरी। सूट्स का हिंदी वर्ड कुछ और होगा, जो भी होगा छोड़ो। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। इसमें 2 कैटेगरी जो होती है रेड वाली होती है, ये दोनों रेड कलर के होते हैं, और ये दोनों कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो जो टोटल 52 कार्ड्स है वो 26 में डिवाइडेड होते हैं। अगर आपसे पूछे कि रेड कार्ड कितने, तो 26, ब्लैक कितने, तो 26। क्लियर? अब उसके बाद रेड में भी ये 2 सूट्स हो गए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड। डायमंड बोलते हैं ना। ये क्या बोलते हैं? हार्ट। और ये क्या होता है? क्लब होता है शायद ना। और ये क्या होता है? स्पेड। ये स्पेड है ना, और ये क्लब है शायद। अच्छा, ये स्पेड है, हाँ ठीक है। स्पेड, ओके। हाँ, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गए। और हर एक सूट के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। मतलब 13 इसके पास होते हैं, 13 इसके पास होते हैं, 13 इसके और 13 इसके। ये चीज भी सबको क्लियर है? हाँ। अब फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन, किंग, तीन ही होते हैं, और कोई तो नहीं होता? 16 कैसे हो गया? हाँ, तो जैक, क्वीन, किंग, इसके 3, इसके 3, इसके 3, मतलब टोटल क्या हो गया? 12 फेस कार्ड्स होते हैं। रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे? 6। उसका आधा कर दो। समझ गए ये चीज? तो ये फेस कार्ड्स हो गए। बाकी सारे क्या होते हैं? नंबर्ड कार्ड्स होते हैं। एस, एस मतलब क्या होता है? इक्का। ठीक है, ये यूजुअली हो गए। नंबर्ड कार्ड्स कितने होंगे? बाकी छोड़ के, मतलब 4 हटा दो, 13 में से 4 हटा दो, तो मतलब कितने हो गए? 9। एक सूट के 9, टोटल 9 4 जा कितने हो गए? 36। क्लियर ये चीज? तो ये सब अरेंजमेंट भी आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डील करने के लिए। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कर दे क्वेश्चंस फिर। पेज नंबर 308, सारे बच्चे ओपन कर लो पेज नंबर 308। बुक सामने, पेन कॉपी सामने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो नोट करना है, अदरवाइज जल्दी से सॉल्यूशन देखते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, यस, सबने पढ़ लिया ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0, सच इवेंट इज कॉल्ड impossible event. Third, the probability of an event that is certain to happen is 1. Such an event is called sure event, certain events. Fourth part, sum of probabilities of all elementary event of an experiment is, बताओ कैसे, बता कैसे, बोला ना 1, बता कैसे। नहीं होंगे वाला ऑप्शन ही नहीं है इसमें। हाँ, और कोई? पहले समझो क्वेश्चन को, क्या बोला? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज, ये पूछा है ना। तो मान लो अगर हम इवेंट लेते हैं डायस का रोल करना, तो सॉरी सैंपल स्पेस हो गया, डायस का रोल, डायस को रोल करने पे जो मिले वो सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, ये है हमारा सैंपल स्पेस। अब एलिमेंट्री इवेंट क्या है? एलिमेंट्री इवेंट मैंने बताया था क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होगा? गेटिंग वन ये एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग टू ये एक और एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग थ्री ये भी एक और एलिमेंट्री इवेंट। समझ में आ रहा है? गेटिंग 4, 5, 6 ये सारे क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। तो गेटिंग वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो? 1/6 होगी ना, 1 आने की प्रोबेबिलिटी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। समझ में है? तो सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज, तो इन सब का सम कितना होगा? 1। ऐड करके देखना, 1/6, 1/6, 1/6, 6 बार ऐड होंगे तो क्या आएगा? 6/6, दैट इज इक्वल टू 1। हाँ, लेकिन रीजन पता होना चाहिए ना। क्लियर सबको ये रीजन? ओके। फिफ्थ पार्ट में लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सही बोल रहा है? 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होगी। क्लियर हुआ ये चीज? 0% से 100%, यही होता है ना किसी भी चीज का चांस, तो वही 0 से 1 के बीच होगा, वो बता रहा है। ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में एक्चुअली ये पूछ रहा है कोई भी इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट, sorry, which of the following experiment are equally likely outcomes? Okay, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं पहले मैं समझाता हूं, फिर आप लोग आंसर करने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो गुंजेश क्रिकेट खेलता है, वो बॉलिंग करता है, ठीक है, उसने बॉलिंग किया और सामने बैटिंग कर रहा है विराट कोहली, ठीक है, तो उसके 6 मारने का कितना चांस होगा इसकी बॉलिंग में? 100% ना। तो उस केस में वो जो इवेंट है उसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, उसमें वो बायस्ड हो गया कि 6 मारने का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आया? लेकिन अगर मान के चलो, अगर ये दोनों क्वाइन टॉस करते हैं, तो हेड आने का चांस और टेल आने का चांस दोनों के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। तो वो एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली होगा जिसमें कोई भी चीज बायस्ड नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और ऐसा चीज जिसमें बाइसिंग होगा वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होंगे। समझ में आ गया क्या इक्वली लाइकली और कौन सा नहीं है? अब एक एक करके आप लोग ट्राई करो। फर्स्ट फर्स्ट तो क्या लिखा है? अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, क्या होगा?
इक्वल होगा। कितने लोग इक्वल वाले? हाँ, आंसर चेक करो क्या लिखा है। 15.1 फर्स्ट पार्ट। एक मिनट ना, एक मिनट ना, तुम लोग इसको कंटिन्यू करो। हाँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सब अपने आंसर्स लिखो। हाँ, तो क्या लिखे आंसर्स? फर्स्ट वाले का क्या है आंसर? अनलाइक। क्यों अनलाइक? क्योंकि डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। कार अगर एकदम नई है, पेट्रोल डला हुआ है, तो ऑब्वियसली 100% चांस है वो हो जाएगा। हाँ, तो वही है ना, मतलब वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, सेकेंड ऑप्शन क्या लिखा है? A player attempts to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot. डिपेंड करेगा प्लेयर के ऊपर, तो इक्वली लाइकली ये भी नहीं होगा। क्लियर? थर्ड वाला क्या है? अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये इक्वली लाइकली, क्योंकि ट्रायल कर रहा है ना, वो ट्राई मार रहा है। उसमें ऐसा तो लिखा नहीं है ना कि वो आंसर कर रहा है, वो ट्राई मार रहा है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, इक्वली लाइकली। ओके, समझ में आ गया क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सपेरिमेंट? मतलब ऐसे आउटकम्स जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता वो इक्वली लाइकली, जिनमें प्रिडिक्शन पॉसिबल है कि ये होने का चांस ज्यादा है, ये होने का चांस कम है, वो इक्वली लाइकली नहीं। बस इतना ही एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, हालांकि इसका क्वेश्चन नहीं आता है, ये जस्ट ऐसे ही पूछ दे दिया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Why is tossing a coin considered to be a fair way for deciding which team should get the ball at the beginning of football match? करेक्ट, क्योंकि हेड और टेल आना ये इक्वल चांस वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसीलिए कॉइन टॉस करके डिसाइड करते कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इनमें कौन सा नहीं हो सकता? आंसर इज बी -1.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती, और यहां पर नेगेटिव है। क्लियर सबको ये? फिफ्थ लिखा है, फिफ्थ का आंसर बताना। आकाश, आकाश तेरा नाम है ना आकाश? हाँ, बता। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना है। एक मिनट, उसको टाइम दे दो थोड़ा। हाँ, 95/100 ठीक है, 95% ठीक है, 0.95 भी ठीक है। तो कैसे निकलेगा इसका आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू क्या होगा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू मिल जाएगी 0.95। क्लियर सबको ये चीज? ओके, सिक्स्थ पार्ट स्टार्ट करें। सिक्स्थ, आदित्य, ये तो कर लोगे ना, इसमें क्या नोट डाउन करने का? सिक्स्थ पार्ट देख लो जल्दी से। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तुम लोग यार बातें करते रहते हो, क्वेश्चन ध्यान नहीं देते हो,
क्या कर रहा है अपूर्व और आभास? अंकित, Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first an orange flavored candy? Answer is 0. Second, lemon flavored candy. Answer is 1 या 100%. Clear? सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना आप लोग सब पहले पढ़ लो, फिर जिससे पूछूंगा वो समझाना मुझे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आता है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मतलब ना। हाँ, सबको समझ में आ गया? तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कौन बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? हाँ बता श्रेयांश। एक काम कर गुंजेश, खड़े हो जाओ और कान पकड़ ले, जल्दी जल्दी। मेरे को ये समझ में नहीं आया, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हम्म। ओके, तो दो चीजें हैं, सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यस, करेक्ट। सो हम इसको लिखेंगे कैसे अपने आंसर शीट में, देखना। यहां पर इवेंट पहले डिफाइन करेंगे, इवेंट ए। इवेंट ए होगा टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, टू स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे। सो नॉट ए, नॉट ए मतलब उसका जस्ट अपोजिट, टू स्टूडेंट्स डू नॉट हैव सेम बर्थडे, डू नॉट हैव सेम बर्थडे। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन है, और वो कितना है? 0.992, 992 992 992। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालना है। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे जो हमने लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, दैट इज इक्वल टू 1। और उसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा प्रॉपरली आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, हो गया तो आगे बढ़े। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के रख लो और एक्सप्लेन करना। हाँ बता, क्या डाउट है भाई तेरे को? क्या ये समझ में नहीं आया, उसके ऊपर वाला नहीं है? भाई देख, इधर पे रख लेना 0.992 इज इक्वल टू 1। यहां पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये उधर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा? 1 माइनस 0.992। समझ में? अब वो माइनस कर लेना तो वो आएगा 0.008, वो माइनस करके देख लेना। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8। A bag contains 3 balls and 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? तो बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं? 8। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 8। पॉसिबल आउटकम पूछ रहा हूं मैं, हो गए 8। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर हम रैंडमली एक बॉल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके रेड होने का क्या चांस होगा, तो बताओ। 3/8, 3 फेवरेबल डिवाइडेड बाय 8 ऑल पॉसिबल। क्लियर? सेकंड में पूछ रहा है नॉट रेड, तो नॉट रेड का क्या होगा? 5/8, दैट्स इट। तो 8 क्वेश्चन हो गया ना सबका। क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स
5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। पढ़ लो सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनीश प्रेजेंट है ना? यस सर। ये ऑनलाइन क्यों अटेंड कर रहा है आजकल? हाँ, सबने पढ़ लिया, समझ लिया? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलो जल्दी, क्या होगा? 5/17। हाँ, 5/17, 17 ना। हाँ, सेकेंड पार्ट का आंसर बोलो। हाँ, थर्ड पार्ट का 13/17। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ, थर्ड का होगा 13/17, नॉट ग्रीन बोला ना। हाँ, कितनी बॉल है भाई, पढ़। बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। हाँ, पढ़ा क्वेश्चन हिमांशु? हाँ, तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेगा तो कैसे समझ में आएगा? कितने मार्बल्स हैं? 8। कितने बॉल से पढ़? टोटल कितने हो गए? 8। हाँ, अब क्या पूछ रहे हो उसमें? उसमें बॉल निकाल रहे हैं तो उसके रेड होने का क्या चांस होगा, यही पूछ रहा है। तो रेड कितने हैं और टोटल कितने हैं? तो 3/8 वो आंसर हो जाएगा। समझ गया? और किसी का कुछ इसमें डाउट? क्वेश्चन नंबर 10। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे क्वाइंस। तो उस पिगी बैंक में 100 क्वाइंस हैं जिनका वैल्यूएशन है 50 पैसे ईच। 50 रुपी 1 क्वाइन, तो 50 क्वाइंस है 1 रुपी वाले। 22 रुपी क्वाइन, 20 क्वाइंस है 2 रुपीज वाले। 10 5 रुपी क्वाइन, 10 क्वाइंस है जिनका वेटेज है 5 रुपीज ईच। इफ it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside। मतलब अगर वो जो पिगी बैंक है उसको ऐसा ऊपर उल्टा घुमाए तो एक क्वाइन गिर जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। What is the probability that the coin will be a 50 पैसे coin? उसके 50 पैसे कॉइन होने का चांस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसके लिए हम पहले टोटल कितने कॉइन है वो निकालेंगे, सारे कॉइन्स को ऐड करेंगे, वो कितना आएगा 180। अब क्या बोल रहा है, 50 पैसे वाले कॉइन के निकलने का चांस। तो 50 पैसे वाले कितने हैं 100, तो फेवरेबल हो गया 100, ऑल पॉसिबल हो गया 180। तो आंसर आ जाएगा 10/18 या फिर 5/9। समझ में आया सबको कैसे निकालना है? सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है इसके बाद? विल नॉट बी ए 5 रुपी क्वाइन। 5 रुपी क्वाइन नहीं होगा जो भी निकला। तो 5 रुपी क्वाइन को छोड़ के कितने क्वाइन हो गए टोटल, काउंटिंग कर लो। 170 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल कितना हो गया 180। तो 170/180 मतलब आंसर 17/18। क्लियर सबको? क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसका डाउट तो नहीं कुछ? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन पढ़ लेना सब। हाँ, आदित्य बताना।
ओके हाँ, तो टोटल फिश कितना है 5 + 8 दैट इज 13। मेल फिश की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मेल फिश 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? तो वो एरो गेम वाला होता है ना, हाँ। आंसर इज 1/8 क्योंकि 8 सेक्शंस हैं टोटल और एक की प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक आउटकम की 1/8। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2। नंबर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी, नंबर ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 वाले कौन से 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितने नंबर हो गए 6 नंबर हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 8, तो आंसर होगा 6/8 या फिर 3/4। क्लियर सबको? ईशा पक्का क्लियर? लास्ट पार्ट का आंसर नंबर लेस देन 9, तो सारे नंबर लेस देन 9 है, तो 8/8 आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A die is thrown once, find the probability of getting a prime number। अच्छा, अगर एक डायस को रोल करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर बोल रहा है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 2 3 5, ये 3 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कितने हो गए 3 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल, टोटल आउटकम कितने 6, तो 3/6 मतलब क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको लिखना आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। मैं एक इस एग्जांपल को लिख के बता देता हूं कैसे। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा है, पहले आप एस बनाएंगे सैंपल स्पेस, क्लियर, फिर आप इवेंट डिफाइन करेंगे किस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको इवेंट ई नाम दे देते हैं। गेटिंग प्राइम नंबर और ई के एलिमेंट क्या होंगे, प्राइम नंबर कौन से होंगे 2 3 5। फिर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये वाला फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था ना, वही फॉर्मूला एन ऑफ ई, तो ई में कितने एलिमेंट 3, एस में कितने एलिमेंट 6, तो आंसर क्या आएगा 1/2। ऐसा लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। आप एक स्टेटमेंट में 1/2 ऐसा लिखोगे, अगर वो 1 से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, 1 मार्क में तो ठीक है, 1 वर्ड में आंसर करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में लिखा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो इस इवेंट को नया नाम दे देंगे इवेंट एफ। इवेंट एफ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर बिटवीन 2 and 6। तो एफ के एलिमेंट बताओ क्या क्या होंगे, एफ के एलिमेंट बताओ, एलिमेंट 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी कितना आ जाएगा 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर ये चीज सबको? फिर उसके बाद लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, एन ऑड नंबर, अगेन आंसर क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर सबको? हटा रहा हूं फिर मैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14। अब ये कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया, तो ध्यान से समझना। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. 2/52 या 1/26। तो किंग कितने होते हैं टोटल 4, जिसमें से 2 ब्लैक 2 रेड, तो रेड बोला है क्वेश्चन में, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने कार्ड होते हैं 52, तो 2/52। क्लियर सबको ये? फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है अ फेस कार्ड्स, तो आंसर होगा 12/52 क्योंकि टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक वाले 4, क्वीन वाले 4 और किंग वाले 4, मतलब टोटल 12, तो 12/52। फिर लिखा है रेड फेस कार्ड 6/52। किसी को डाउट है ना अगर तो पूछ लेना, मैं ज्यादा उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पहले डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट है अ जैक ऑफ हार्ट
जैक ऑफ हार्ट, हार्ट एक सूट होता है, उसका एक ही जैक होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 52। नेक्स्ट लिखा है अ स्पेड, स्पेड, स्पेड कौन सा होता है, काला पान होता है ना शायद, हाँ, तो 13 स्पेड होते हैं, तो 13 अपॉन 52। नेक्स्ट हो गया द क्वीन ऑफ डायमंड, 1 बाय 52। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 15। हो गया, सबने कर लिया टाइम स्पेंड, मतलब रिलैक्स हो गए ना, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ, चलो 15 क्वेश्चन जल्दी जल्दी सब पढ़ के रख लो। अपूर्व समझाना। हाँ, तो कितने कार्ड्स हैं बताओ? टोटल 5 कार्ड्स है। कौन कौन से कार्ड्स है? 10, जैक, क्वीन, किंग और एस। ये 4 कार्ड, 5 कार्ड से 10 है, जैक, क्वीन, किंग और एस, ठीक है। दोनों पांचों कार्ड को मिक्स करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? 1/5, क्योंकि 5 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? 1/5। सेकेंड पार्ट में लिखा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? मतलब आंसर होगा 1/4। देखो समझो इधर क्या लिखा है, टोटल 5 कार्ड थे पहले, एक 10 वाला था, जैक था, क्वीन, किंग और एस, ये 5 कार्ड थे। फर्स्ट पार्ट में बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5, क्योंकि एक क्वीन है, डिवाइडेड बाय 5 ऑप्शन है। क्लियर? फिर सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि अगर हमने पहली बार में क्वीन को सेलेक्ट किया था और उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है, तो अब जो कार्ड बचे उनमें से एस होने का क्या चांस है? अगर बचे हुए कार्ड में से एक कार्ड को पिक करेंगे तो एस होने का क्या चांस होगा? 1/4, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड्स बच गए और उसमें एस एक है, तो 1/4 होगा, करेक्ट। और इसी के सेकेंड पार्ट में लिखा है क्वीन, तो आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि अब 4 में एक भी क्वीन नहीं है, तो 0/4 दैट इज 0। क्लियर ये चीज सबको? राहुल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed up with 132 good ones. तो 12 डिफेक्टिव थे, 132 अच्छे वाले थे, दोनों मिक्स हो गए, तो टोटल कितने पेन हो गए? 144, ये टोटल पेन हो गए। अब इसके बाद लिखा है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव और नॉट। मतलब पेन को देख के बता नहीं पाएंगे डिफेक्टिव है या नहीं। One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. 1/12 कैसे बोल रहे हो? हाँ, 11/12 सही है। इसमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी निकालना। अच्छा, इसको समझो, पहले टोटल कितने पेन थे भाई? 144। इसमें खराब कितने और अच्छे कितने? 12 खराब है, 12 डिफेक्टिव है, और अच्छे मतलब कितने हैं? 132 गुड वन है। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है? गुड पेन आने की प्रोबेबिलिटी। तो गुड पेन कितने हैं? 132 डिवाइडेड बाय टोटल पेन कितने हैं? 144। समझ में आया कि नहीं? अब 12 से डिवाइड करो, 12 से 11 टाइम्स में जाएगा और 12 से 12 टाइम्स में जाएगा, तो आंसर आएगा 11/12। समझ में आया? हाँ, तुम लोग उल्टा बता रहे, तुम लोग डिफेक्टिव पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी बताना था। क्लियर हुआ सबको ये चीज? ओके। इसके बाद 17th क्वेश्चन देखना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 17th का फर्स्ट पार्ट पढ़ लो सब। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones.
One bulb is drawn at random from this lot. What is the probability that this bulb is defective? नहीं, पॉइंट पॉइंट में ऐसे ही बोलो कितना होगा फ्रैक्शन, सिंप्लीफाई भी मत करो. 4/20 इज करेक्ट. तो समझो, इधर क्वेश्चन को ध्यान से समझो. टोटल कितने बल्ब है? 20. उसमें से कितने डिफेक्टिव है बता रहा है? 4. तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 16. और किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो डिफेक्टिव है 4 और टोटल है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4/20. समझ में आया सबको? आंसर 1/5 जो भी है. नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखो. Suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced. Now, one bulb is drawn from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? पहले एक्सपेरिमेंट समझो. पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया ना? पहला तो बड़ा सिंपल था. इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट पार्ट में जो हमने एक बल्ब को निकाला वो डिफेक्टिव नहीं निकला, ठीक है, और हमने उसको रिप्लेस नहीं किया. रिप्लेस नहीं किया मतलब वापस उसमें नहीं डाला, उसको हमने अलग हटा दिया. तो अब हमारे पास टोटल कितने बल्ब हो गए? 19. और उसमें से खराब वाले कितने? वो 4 के 4 पूरे हैं. और अच्छे वाले एक कम हो गए. अब अच्छे वाले बल्ब कितने हो गए? 15. अब अगर एक बल्ब को निकालेंगे तो वो बल्ब के नॉन डिफेक्टिव होने का क्या चांस है? तो आंसर क्या होगा? 15/19. समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? रिपीट करूं श्रुति एक बार फिर से? ओके. हाँ, उसने बोला ना स्टेटमेंट में. देखो स्टेटमेंट में सेकेंड पार्ट में क्या लिखा? सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने एक बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको वापस इसमें हमने नहीं डाला, उसको हटा दिया. तो अब हटा दिया तो अब टोटल बल्ब 19 हो गए और अच्छा वाला निकला था तो इसलिए अच्छा वाला बल्ब भी एक कम हो गया, तो वो कितना हो गया? 15. अब इसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव. अब जो नया बल्ब निकालेंगे वो भी नॉन डिफेक्टिव होने का चांस. तो 15/19. क्लियर ये चीज? ओके, ठीक है. तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर देंगे और कुछ एडिशनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी से ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. हाँ सर.